नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, बात चुनाव की करेंगे, बात बीजेपी की करेंगे। अभी से कुछ देर पहले प्रशांत किशोर ने कहा कि देखिए, एनडीए तो कुछ है ही नहीं। एनडीए नाम की कोई संस्था नहीं, जो है वह भाजपा है और वोट भाजपा के नाम पर मिलेगा, नरेंद्र मोदी के नाम पर मिलेगा। एनडीए कुछ भी नहीं। फिर दूसरी बात हम देख रहे हैं कि देखिए, बीजेपी ने बहुत ही बड़ा लक्ष्य अपने लिए निर्धारित कर रखा है कि 370 सीटें हम लेकर आएंगे, हमें लेकर आना है 370। और एनडीए, जिसे बीजेपी मानती है, उनके सहयोगी दल भी मानते हैं, वे 400 पार। तो ये बहुत ही बड़ा लक्ष्य है। लेकिन इसके पहले हम एनडीए में अनबन, भाजपा के साथ बात नहीं बनती हुई देख रहे हैं, कई प्रदेशों में सहयोगी दलों के साथ। और यह भी देख रहे हैं कि आप 370 और 400 का लक्ष्य रखे हुए हैं। इसके पहले आपको अपने मुख्यमंत्री को हटाना पड़ रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर आज हटा दिए गए। क्या असर होगा हरियाणा में, क्या असर होगा दिल्ली में, क्या असर होगा पंजाब में, यह देखने की बात होगी। लेकिन चुनाव के समय आपको मुख्यमंत्री को हटाना पड़ रहा है, नया मुख्यमंत्री बनाना पड़ रहा है। आपके सहयोगी जो सरकार में शामिल थे, वे बाहर आ रहे हैं। महाराष्ट्र की स्थिति आप बार बार चर्चा करते ही करते हैं। जब हम बिहार की चर्चा करते हैं तो बिहार में भी जितने सहयोगी दल हैं, यदि हम ये कहें कि सिर्फ जेडीयू ही शांत बैठा है, लेकिन बाकी जितने हैं सब बेकाबू है। बीजेपी की बात सुनने को कोई तैयार नहीं है। कोई कम होने को तैयार नहीं है। और सबको लग रहा है, जिस तरीके से बेकाबू है, कि चुनाव जो है वह नरेंद्र मोदी के नाम पर नहीं होने वाला है। सिर्फ चिराग पासवान कह रहे हैं मेरी ताकत, हम उधर चले गए तो इतना नुकसान। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं इतना नुकसान। पशुपति पारस कह रहे हैं हाजीपुर के सवाल को लेकर नेवर नेवर नेवर। ठीक इसी प्रकार से जीतनराम मांझी की बात भी अब जब देख रहे हैं कि जब दूसरे सारे नखरे कर रहे हैं, मुकेश सहनी चिराग पासवान से कम नहीं। इंतजार हो रहा है, चिराग पासवान जाएंगे तो अधिक सीटें मिल जाएंगी, चिराग पासवान रहेंगे तो चिराग पासवान से कम नहीं। फिर ऐसे में बीजेपी को जेडीयू पर ही दबाव बनाना पड़ सकता है कि आप अपनी सीटें कम कीजिए। जेडीयू क्यों कम करे? क्योंकि महाराष्ट्र का फार्मूला जो आप समझा रहे थे हमें अनौपचारिक बातचीत में कैमरा से बाहर, कि वहां तो सिटिंग गेटिंग गो हो गया। फिर बिहार में और जो हालात हैं, जो हमने कहा कि प्रशांत किशोर कहते हैं कि एनडीए नाम की कोई संस्था नहीं। आप 370 का लक्ष्य निर्धारित किए हैं, 400 का लक्ष्य निर्धारित किए हैं, लेकिन चुनाव के ठीक पहले आपको मुख्यमंत्री बदलना पड़ रहा है और सहयोगी दल बेकाबू होते दिखाई पड़ रहे हैं। अजीत जी, देखिए, सबसे पहले ज्ञानेश्वर जी इसी से बात शुरू करते हैं, जो लक्ष्य है बीजेपी का जी। 370 और 400 का। देखिए, चुनाव में हमेशा लक्ष्य बड़ा रखा जाता है और भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए बहुत विख्यात है कि वो इतना बड़ा लक्ष्य रख देती है कि दूसरा जो पक्ष है उसके ऊपर बड़ा भारी साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाता है, वो एकदम दब जाता है उसके नीचे। अच्छा, और जी। बीजेपी के जो अभी मौजूदा लीडरशिप है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का, इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा है कि ये जीत भी जाते हैं। तो जब जीतते हुए हैं, हमेशा इनकी जो बातें कहते हैं वो सही होती रहती हैं ज्यादातर समय में। तो बड़ा लक्ष्य होता है तो अपोजिशन के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव आता है। तो अभी जो लक्ष्य है ये एक तरह से अपोजिशन का जो अलायंस है उस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए है, और ये हमेशा होता है। और हमको खूब ध्यान है कि अभी 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने 65 सीट का लक्ष्य रखा था कि 80-81 में से 65 सीटें जीतनी है। 65 पार का लक्ष्य था बीजेपी का, और आई जी। 25, सिर्फ 25 सीट आई वहां। तो 2015 में बिहार। हाँ, वही उस समय भी बहुत बड़ा लक्ष्य था, जी। मतलब 2/3 बहुमत अकेले दम पर ले आने का लक्ष्य था, और पार्टी को मिली सिर्फ 54 सीटें। तो ये जी। हर जगह, दिल्ली में भी लक्ष्य 60 सीट का था और सिर्फ 8 सीट मिली। अब सोचा 60 सीट का लक्ष्य रख के आप चुनाव लड़ रहे हैं और मिली सिर्फ 8 सीटें। तो जी। जब आप लक्ष्य तय करते हैं और वो हासिल नहीं होता है तो उसको कोई याद नहीं रखता है। लेकिन अगर आपने कहीं लक्ष्य तय किया और वो हो गया, जैसे पिछली बार का मान बीजेपी का लक्ष्य था कि 300 से ज्यादा, तो 303 आ गई, तो वो सबको ध्यान है जी। कि आपने लक्ष्य रखा तो वो लक्ष्य पूरा हो गया। तो इसका एक मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए ये एक लक्ष्य रखा गया है। लेकिन बीजेपी की खास बात यह है कि इतना बड़ा जब लक्ष्य रखती है तो उसको पूरा करने का प्रयास जरूर करती है, वो हो या नहीं हो जी। ये अलग बात।
तो उसी प्रयास में पूरे देश में नए गठबंधन बनाए जा रहे हैं। तो जो बिहार का मामला उलझा है वो इसी वजह से उलझा है कि लक्ष्य बड़ा रख दिया, और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अब ये कोशिश हो रही है कि एक एक कोना खुदरा जहां भी है सारे कील कांटे दुरुस्त कर दिए जाए, कोई एक लूप होल नहीं हो, कहीं कोई कमजोरी नहीं हो। अगर किसी के पास सहयोगी पहले रहा है या संभावित सहयोगी, अगर उसके पास 2%, 1%, आधा % भी वोट है तो उसको ले आओ, किसी न किसी तरह से उसको अलायंस में शामिल करो। तो ये जो सोच है ये 370 के लक्ष्य से प्रेरित है। तो इसी की वजह से तमाम कंफ्यूजन हो गए, क्योंकि सहयोगी नए नए भर लिए। अब पिछली बार तो जो सहयोग, जब आखिरी बार इसके पहले 2014 में जब बीजेपी अकेले चुनाव लड़ी थी बिहार का, तो उसके पास एक रामविलास पासवान सहयोगी थे और एक उपेंद्र कुशवाहा सहयोगी थे। तो बीजेपी को कोई दिक्कत ही नहीं थी, वो 30 सीटों पर लड़ गई। उसने 7 सीट रामविलास पासवान को दे दी और 3 सीट उपेंद्र कुशवाहा को। जो हम कह रहे थे कि ये बाई डिफॉल्ट था, क्योंकि एक बड़ी सहयोगी पार्टी साथ में नहीं थी, तो बीजेपी के पास जो एम्पल सीट्स थे, ऐसे जिसको प्लेंटी ऑफ सीट्स कह सकते हैं, खाली थे और उसके पास उम्मीदवार नहीं थे, क्योंकि बीजेपी ने कभी तैयारी नहीं की थी कि हमको कभी 30 सीट या 40 सीट लड़ना पड़ेगा। अगर आपको ध्यान हो तो देखिए 2014 से ठीक पहले वाले चुनाव में बीजेपी सिर्फ 15 सीट लड़ी थी। 2009 में सिर्फ 15 सीटों पर लड़ी थी, तो वह पार्टी कैसे सोच सकती है कि हम 40 सीट की तैयारी करें। तो इस चक्कर में रामविलास पासवान जी को 7 सीट मिल गई और उपेंद्र कुशवाहा को 3 सीट मिल गई थी। अब ये पार्टियां उसको अपना हक मानने लगी हैं कि हमारा तो ये हक है, हमको तो इतनी सीट चाहिए। अब जब नीतीश कुमार की वापसी हो गई तो कैसे ये हक मिलेगा। अब नीतीश कुमार आए तो बीजेपी ने, ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार आ गए तो बीजेपी बाकी सबको छोड़ रही है, क्योंकि नीतीश कुमार पर एक तरह से अविश्वास भी है और दूसरा 370 के लक्ष्य का दबाव भी है कि भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार के साथ साथ रामविलास पासवान की पार्टी के दोनों खेमों को भी एडजस्ट करे और उपेंद्र कुशवाहा को भी एडजस्ट करे, जीतन राम मांझी को भी एडजस्ट करे, और अगर मुकेश सहनी आ सकते हैं तो उसी में थोड़ी जगह बना के उनको भी घुसा लो। आप देखिए ये टिपिकल हम लोगों के यहाँ जो पटना रेलवे स्टेशन से जो ऑटो वाले चलते हैं, वो खुद उनका ऑटो भरा रहेगा, वो टेढ़ा होकर बैठा रहेगा ड्राइवर, लेकिन कोई अगर उसको मिल जाए पैसेंजर तो उसको बिठा ही लेगा वो किसी तरह से उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार तो ये भी होता है कि इधर से पैसेंजर घुसाए और इधर वाला गिर गया निकल के बाहर। तो ये स्थिति हो गई है बिहार में कि बीजेपी अपने ऑटो में इधर से लोग भरती जा रही है, इधर से गिरने का खतरा है कि इधर से कहीं एक आधा आदमी गिर मत जाए उस ऑटो में भरने के चक्कर में। तो ये स्थिति हो गई है बिहार में। तो ये ऐसी स्थिति से निपटने का काम भी बीजेपी को ही करना होगा, दूसरा कोई क्यों करेगा। क्योंकि सहयोगी पार्टी का, किसी सहयोगी पार्टी का तो कुछ दाव पर है नहीं, सारी प्रादेशिक पार्टियां हैं, सबको बिहार की पॉलिटिक्स करनी है, केंद्र की तो पॉलिटिक्स करनी नहीं है, सब प्रधानमंत्री ने किसी को बनना है। तो इसलिए वो सब अपनी तरफ से खूब दबाव डाल रहे हैं। नीतीश कुमार भी चुप बैठे हैं क्योंकि उनको पता है कि बीजेपी को हैंडल करना है। हम क्यों हैंडल करें, आप जब हैंडल करने जाइएगा, जो एक हिंदी में कहावत है कि जो बोले सो कुंडा खोले, आप जाइए पंचायती करने तो आप ही को कहा देगा कि आप दे दीजिए अपनी तरफ से सीट। तो इसलिए नीतीश कुमार नहीं बोल रहे हैं कि कौन बोले कि कहीं गले चले थे वो रोजा छुड़ाने तो नमाज गले पड़ जाए कि आप एक सीट दे लीजिए, 2 आदमी को एडजस्ट कर लीजिए। तो इसलिए नीतीश कुमार नहीं बोल रहे हैं। और ये पार्टियां जो छोटी पार्टियां, ये दबाव बनाई जा रही हैं, इसलिए दबाव बनाई जा रही है क्योंकि इनको पता है कि इस समय बीजेपी कुछ दे सकती है, इसके बाद तो कुछ ले नहीं सकते हैं। तो ये सब पॉलिटिक्स, सारी पॉलिटिक्स दबाव की राजनीति के कारण है, और बीजेपी की इस राजनीति के कारण है कि हमको किसी को बाहर नहीं छोड़ना है, जो आता है उन सबको ले लो। देखिए ना आप कैसे उत्तर प्रदेश में जो आता है उसके चक्कर में सबको ले लिया। पहले सिर्फ एक अपना दल सहयोगी पार्टी थी, 2 ही पार्टियां थी ना, भारतीय जनता पार्टी और अपना दल, यही दोनों लड़ते थे चुनाव। अब उसमें सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के, ओम प्रकाश राजभर भी आ गए, निषाद पार्टी तो है ही पहले से, अब उसमें राष्ट्रीय लोकदल भी आ गई। तो और भी कोई आना चाहे तो बीजेपी ले लेगी, लेकिन वहां बहुत सीटें हैं बीजेपी दे सकती है। बिहार में संकट है। और अब जो आपने कहा महाराष्ट्र का जिक्र किया, तो लगभग पूरे देश में इस बार चुनाव में ज्ञानेश्वर जी दोनों अलायंस में सिटिंग गेटिंग गो हो रहा है। जिसको जितनी सीटें हैं उतनी सीट मिल रही है। 13 एमपी हैं अभी, पिछली बार जो 18 एमपी जीते थे शिवसेना के, उसमें से 13 एमपी हैं एकनाथ शिंदे के साथ। तो ये खबर है, आज की खबर है, और शिंदे गुट ने खुद ही इस बात को कंफर्म किया है कि उनको 13 सीटें मिल रही हैं, जितनी 13 सीटें हैं। इसी तरह से जो शरद पवार की पार्टी एनसीपी थी टूटने से पहले, उसके 4 एमपी थे, तो 4 सीटें अजीत पवार को मिल रही हैं। 4 एमपी थे तो 4 मिल रही हैं, 13 एमपी थे तो 13 सीटें मिल रही हैं। ये आप कई जगह इसको आप देख सकते हैं कि 9 अजीत जी सिटिंग गेटिंग गो। देखिए बिहार में लोचा कहां फंस रहा है, बिहार में लोचा फंस रहा है लोजपा के साथ। लोजपा में किसके पास सांसद है और किसके पास वोट है, यह सबको पता है। पशुपति पारस किसी फार्मूले का नाम लेते हैं, सिटिंग गेटिंग गो।
वे कहते हैं मेरे साथ 5 सांसद, मैं तो मानता नहीं हूं, उनके पास 3 ही बचे हैं और चिराग पासवान कर रहे हैं वोट मेरा। तो सिटिंग गेटिंग गो का फार्मूला तो बिहार में लोजपा के साथ लागू नहीं हो सकता है, यह बात सही है। दूसरी बात, हमने पिछले 24 घंटे में यह दिखा कि दिल्ली में जो प्रयास चल रहे हैं, सम्राट चौधरी भी दिल्ली है, विजय कुमार सिन्हा भी दिल्ली थे और फिर पटना वापसी की तैयारी हो रही थी, तो मंगल पांडे भी आए हुए थे, विनोद तावरे भी, इन सभी ने बातचीत करने की कोशिश की। विनोद तावरे ने पशुपति पारस से बातचीत की, मंगल पांडे बातचीत कर रहे हैं, संजय जायसवाल ने पटना में बातचीत की, नित्यानंद राय ने बातचीत की, तमाम जो सहयोगी हैं, लेकिन सभी के सभी कह रहे हैं कि नहीं, मेरे साथ वायदा तो कुछ और था और वह वायदा अमित शाह ने किया था। अब आप इस वायदे को तोड़ने चले आए हैं, मुझे यह बात कैसे मंजूर हो? तो सबके सब अमित शाह का नाम ले रहे हैं। तो क्या फिर अमित शाह को ही अंतिम फैसला करना होगा और अंतिम फैसला सुनाना होगा? ये बड़ी बात है, वही कि होगा क्या? और इस बीच ये भी खबर चलने लगी है कि जो छोटे सहयोगी दल हैं, उन पर इस बात का दबाव बनाया जा रहा है कि आप अपने उम्मीदवार को बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़वाएं। यह दबाव भी बनाए जाने की कोशिश हो रही है। नहीं, ये डिसीजन तो, अंतिम डिसीजन तो सबको पता है कि अमित शाह को ही लेना होगा, लेकिन बंद कमरे में किए गए किसी वादे को आप पब्लिक कैसे कर सकते हैं? बंद कमरे में कोई वादा होता है, अगर दो लोगों के बीच में कोई बात होती है तो ये कोई रिटन स्टेटमेंट नहीं होता है। और ज्ञानेश्वर जी, रिटन स्टेटमेंट, अभी आप हरियाणा की बात कर रहे थे, रिटन स्टेटमेंट भी हो तो बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में उसका कोई मतलब नहीं होता है। वो स्टैम्प पेपर पर किया हुआ कोई वादा नहीं होता है, वो गारंटी नहीं होती है जो हमको भारत सरकार किसी को देती है, उस तरह की कोई गारंटी नहीं होती है। वो ये एक राजनीतिक वादे का कोई मतलब नहीं होता है। हमको ध्यान है कि सुषमा स्वराज ने एक एग्रीमेंट पर दस्तखत किया था हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई की पार्टी के साथ। उनकी हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी थी और बीजेपी का एक रिटन एग्रीमेंट था कि हम लोग साथ मिलकर के लड़ेंगे और कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी मुख्यमंत्री का दावेदार बना करके चुनाव लड़ेगी। ये रिटन स्टेटमेंट था, रिटन था। ये सुषमा स्वराज ने दस्तखत किया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और 2014 में जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने पार्टी की कमान बनाई, कमान संभाली, तो फिर कुलदीप बिश्नोई की तरफ से कहा गया कि भाई ये हमारे साथ एग्रीमेंट है बीजेपी का। तो उन्होंने कहा कि कूड़ेदान में डालिए इस एग्रीमेंट को और आपको जहां जाना है वहां जाइए, बीजेपी अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेगी। और बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ी, सरकार बनाई। पहली बार हरियाणा में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई। तो हम तो रिटन एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। बंद कमरे में हुए वादे का हवाला देकर कहीं तो उद्धव ठाकरे भी अलग हुए थे। उन्होंने भी अमित शाह का नाम लिया था कि अमित शाह ने वादा किया था हमसे कि सरकार बनेगी तो हम 2.5 साल दोनों का मुख्यमंत्री बनेगा, तो नहीं बना। बंद कमरे में किए हुए किसी वादे का कोई मतलब नहीं होता है राजनीति में, क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियां जब बदलती हैं तो उन वादों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और ये देखिए, इन्हें से पूछिए जितने नेता वादों की याद दिला रहे हैं, इनसे पूछिए किसी दिन, कोई भी रिपोर्टर पूछे जाकर के कि भाई आपने जो 9 लोगों को टिकट का वादा किया हुआ है तो उसमें कितने लोगों से वादा निभाइएगा? इन सबने 9-9, 10-10 लोगों से वादा किया हुआ है। सबको पता है कि मिलनी 1 या 2 सीटें हैं और हर सीट पर 4-4 लोगों को वादा किया हुआ है आपने। तो इस वादे का कोई मतलब थोड़े होता है राजनीति में। राजनीति में अजीत जी, वैशाली और नवादा 2 ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पता नहीं, वैशाली में सारे राजपूत, कुछ भूमियार भी, और नवादा में सारे भूमियार, जिनका नाम ले लीजिए। मैं अभी यह कार्यक्रम आपके साथ कर रहा हूं, इसके पहले ही एक और सम्मानित जन का फोन आया, ज्ञानेश्वर जी मैं भी नवादा लड़ना चाहता हूं। मैंने पूछा आप भी? तो हाँ, उन्होंने कहा, हमने कहा आप भी राजनीति में आ रहे हैं? आप तो अब तक चीरफाड़ करते रहे हैं, तो आप राजनीति में कहां आ रहे हैं? तो हर व्यक्ति, मेरी बातचीत हुई है, ठीक है, तो ये तो एक एक क्षेत्र में कितने कितने लोगों को आश्वासन है वह पता ही नहीं है, और ये कह रहे हैं कि भाई मेरा तो अमित शाह का वायदा था। और इस बात को भी देखिए, हाँ, आगे जब हम लोग चर्चा करेंगे तो इस पर भी विचार किए जाने की जरूरत है जी। यदि चलिए गुस्से में चिराग पासवान नहीं ही रहते हैं एनडीए में, तो फिर क्या असर होगा? क्या बीजेपी जेडीयू का जो अलायंस है, जिसमें पशुपति पारस सब ठहर जाएंगे, तो क्या इसका असर दिखेगा? जो सीटें बताई जा रही है, देखिए, जब संपूर्ण अलायंस, एनडीए अलायंस को जो अभी हाल में ओपिनियन पोल आया था उसमें 32 सीटें दी गई थी, क्या उनमें से कुछ कम सीटें कम हो सकती है चिराग पासवान के बाहर जाने के कारण, या सिर्फ मतों का अंतर थोड़ा बहुत दिखाई पड़ेगा? क्योंकि तेजस्वी यादव भी इंतजार में बैठे हैं। वैसे देखिए, खबर यह है कि आज दिल्ली में
बैठक हुई है इंडिया अलायंस की और मुकुल वासनिक के घर पर, और वहां आरजेडी की ओर से मनोज झा गए हुए थे। तो इन दोनों तीनों परिस्थितियों पर हम लोग चर्चा करें। देखिए, एक तो देखिए, अभी बीजेपी नहीं चाहती है कि कोई छोड़ करके जाए, खासतौर से चिराग जी। पासवान छोड़ करके नहीं जाए, ये बीजेपी की कोशिश है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि वोट उनके पास है। हम्म। वोट जो लिगेसी है रामविलास पासवान की, जो लोक जनशक्ति पार्टी का वोट आधार है, वो उनके साथ है, उसका मेजर हिस्सा जी। उनके साथ है। लेकिन जब वो नहीं ही रहना चाहेंगे तो जबरदस्ती तो बीजेपी नहीं रख सकती है। देखिए, हम्म। महाराष्ट्र में भी बीजेपी को पता है कि शिवसेना का वोट उद्धव ठाकरे के साथ है, हम्म। लेकिन उद्धव ठाकरे शिवसेना के साथ नहीं आ रहे हैं तो बीजेपी प्राण तो नहीं दे रही है। फिर जी। जिसके पास कम वोट है हम्म। उसी को लेकर के साथ में है, जिसके साथ एमएलए एमपीज हैं उन्हीं शिंदे को हम्म। लेकर के है। एनसीपी के जी। मामले में भी बीजेपी को पता है कि वोट शरद पवार के साथ है, लेकिन एमपी चूंकि अजीत पवार के साथ हैं, एमएलए उनके साथ हैं, तो अजीत पवार को साथ रखे हुए हैं। तो हम्म। अब क्या करेगी, मजबूरी प्राण तो नहीं दे देगी बीजेपी, या न ले लेगी कि भाई आपके पास वोट है तो अब आपको कैसे हम जाने दें, आप मानिएगा नहीं। हम्म। तो बीजेपी कोशिश करेगी रोकने की, बीजेपी को पता है कि उनके पास वोट है, उनको मनाने की कोशिश भी होगी, लेकिन वो नहीं रुकेंगे तो बीजेपी कुछ नहीं कर सकती है। एक लिमिट से ज्यादा समझौता करने की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर उसके जी। बाद बीजेपी भी उस पॉलिटिक्स में उतरेगी जो बहुत भारी पड़ जाएगा। ये हम्म। पॉलिटिक्स जो होती है वो रूथलेस पॉलिटिक्स है। ये देखिए, आज आज की बात हम लोग कर रहे हैं, आज ही इनके साथ दुष्यंत चौटाला के साथ तालमेल खत्म हुआ है, और उसके बाद दुष्यंत बिल्कुल। चौटाला ने अपनी पार्टी की बैठक बुलाई तो 10 में से 5 विधायक नहीं गए। हम्म। तो अब ये स्थिति हो जाएगी। आज जिन लोगों को इन्होंने वादा किया होगा चिराग पासवान ने कि हम अपना टिकट दे देंगे, क्या पता कि वो सब लोग कल बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने चले जाएं। अगर आप छोड़ के जाते जी। हैं तो आपका जो सबसे मजबूत उम्मीदवार है वो हो सकता है हम्म। बीजेपी के साथ चला जाए, हो सकता है उसको जेडीयू टिकट दे दे। फिर ये पॉलिटिक्स होगी, फिर और तोड़फोड़ की पॉलिटिक्स होगी, कमजोर करने की राजनीति होगी। तो हम्म। नुकसान कितना होगा बीजेपी को, ये तो बाद की बात है। अभी तात्कालिक नुकसान चिराग पासवान और उनकी पार्टी को हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हम बार बार कहते हैं कि बिहार में या कहीं भी जो खाने में मेजन, हम लोग क्या कहते हैं कि इसका मेजन इसके साथ नहीं बनता है, दूध के साथ नमक जी। नहीं खाया जाता है या नींबू नहीं खाया जाता है। तो हम्म। आरजेडी के साथ चिराग पासवान के वोट का मेल नहीं बैठता है। अब मेल नहीं बैठता है तो फिर उसका नुकसान है। आप हम्म। कितना वोट लेकर के चले जाएंगे अपने साथ। हाँ, इसका गवाह तो 2009 का चुनाव है ना, 2009 का चुनाव है, चुनाव रामविलास पासवान का चुनाव है। बिल्कुल रामविलास पासवान का अपना चुनाव है, 2009 का जी। लोकसभा और 2010 का विधानसभा चुनाव, दोनों है। बिल्कुल। और मेरा तो हम्म। अपना मानना है कि 50-52 साल के लंबे राजनीतिक जीवन में रामविलास पासवान जी से यही वही एक बार राजनीतिक गलती होगी जब वो हवा का रुख जी। नहीं भाग पाए थे 2009 में, जीतते हुए हम्म। पक्ष का चुनाव नहीं कर पाए थे। तो वो 2009-10 का चुनाव हम लोगों को पता है। वोट अगर जैसे चिराग पासवान छोड़ते हैं, वैसे ही जी। बाकी सारे लोग और सीमेंटेड हो जाएंगे एनडीए में, फिर सारा हम्म। संकट खत्म हो जाएगा। फिर पशुपति पारस रह जाएंगे, फिर मुकेश सहनी एडजस्ट हो जाएंगे उन्हीं सीटों में, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी। तब भी कोई सोशल जो इक्वेशन है, जो सामाजिक इनका समीकरण है ग्राउंड लेवल पर कास्ट मोबिलाइजेशन के लिहाज से, वो कमजोर नहीं होता है। जी। बीजेपी के पास भी अपने पासवान नेता हैं। बीजेपी ने हम्म। नीतीश कुमार के मामले से सबक लेकर के अब हर कास्ट का अपना नेता उसने मजबूत करना शुरू कर दिया है। उसके हम्म। पास पहले से उसने संजय पासवान को किया हुआ, संजय पासवान पता नहीं बीच में क्यों पीछे हो गए थे, लेकिन उनके पास संजय पासवान है, उनके छेदी पासवान उनके अभी भी एमपी हैं। अगर टिकट कटने की बात हो रही थी तो क्या पता अगर चिराग संजय छोड़े। पासवान तो बेटिकट हो गए, संजय पासवान तो बेटिकट हो गए। हाँ बेटी, लेकिन नेता तो है, उनको एमएलसी तो बनाया था, जी। पार्टी ने उनको एमएलसी हम्म। तो बनाया था। वो एक चेहरे की बात हाँ, हम कर रहे हैं। हाँ, उनके बेटे को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाकर रखा है, और राष्ट्रीय सासाराम प्रवक्ता लोकसभा भी क्षेत्र में चुनाव लाए जाने की चर्चा भी होती है। चर्चा भी हो रही है, और वो लिखते हैं जी। अखबारों में अंग्रेजी के अखबारों में लिखते हैं, और वो उनको एक अच्छा माना जाता है इंटेलेक्चुअल लेखक, उनके बेटे को। तो जी। इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म पर बीजेपी की राय रखते हैं। तो चेहरे की हम्म। कमी नहीं है। ये पशुपति पारस भी हैं, वो भी तो अपनी लीगेसी का दावा करेंगे कि भाई अगर चिराग पासवान बेटा है रामविलास पासवान के तो वो भाई हैं, और भाई ने जी। ही हाजीपुर का उत्तराधिकार उनको दिया था। हम्म। रामविलास जी के जीवन काल में वो हाजीपुर लड़े थे और चिराग जमुई लड़े थे। तो वो भी तो घूम करके बिल्कुल। इमोशनल कार्ड खेलेंगे कि भाई हमारे भैया की हम्म। आखिरी निशानी है, हमको दे के गए हैं हाजीपुर, हम कैसे छोड़ दें। उन्होंने तो अपने जी। बेटे को जमुई दिया था। तो ये सब हम्म। कार्ड हो जाएगा। तो नुकसान का मामला जो है, वहां नुकसान सिर्फ चिराग पासवान को होगा, और वो कुछ बहुत वोट नहीं ऐड कर पाएंगे तेजस्वी यादव के वोट की किटी में। लेकिन जी। तेजस्वी यादव का भी कोई नुकसान नहीं है, उनमें तो कुछ वोट ऐड ही होगा। वो भी हम्म। नहीं तैयार है इस समय 30 सीट लड़ने के लिए। उनको भी किसी ना किसी को सीटें देनी है। अगर ये चले जाएंगे तो इनके मनमाफिक सीट वो दे देंगे, उनको कोई घाटा नहीं होगा, तेजस्वी को 2-3% वोट का इजाफा ही होगा, और जी। बीजेपी को 1-2% वोट का नुकसान हो जाएगा। मान हम्म। लीजिए कि आपके
पास 53-54%, 55% वोट है, उसमें 1-2% वोट का नुकसान हो जाएगा, उस नतीजों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एकदम पूरी जिम्मेदारी से हम ज्ञानेश्वर जी कह रहे हैं कि नतीजों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नुकसान एकमात्र ऐसी ऐसी राजनीति से नुकसान सिर्फ चिराग पासवान को होगा, और एक बार और वो नुकसान उठाने की स्थिति में नहीं है। और इस बात को समझने की जरूरत है कि लोकसभा चुनाव में अगर धोखा होता है बीजेपी के साथ, अगर इस उनकी वजह से कोई भी नुकसान होता है, तो बीजेपी फिर नहीं माफ करेगी कि आप विधानसभा में साथ में चले आइए या आगे 29 में साथ में चले आइएगा। ये बड़ा क्रूशियल चुनाव है बीजेपी के पास, बीजेपी के लिए, इसीलिए वो इतनी मेहनत कर रही है। और वो फिर उसने जो उसका अपना कोर जो अलायंस है, सोशल अलायंस है बीजेपी का, वो अगड़ी जातियों का है, वैश्य जातियों का है, अति पिछड़ी जातियों का है, गैर यादव पिछड़ी जातियों का है, और वो अपने आप में एक मजबूत बड़ा भारी समीकरण है जो नीतीश कुमार और बीजेपी साध रहे हैं जाति गणना के आधार पर, जिनको पता है कि अत्यंत पिछड़ी जातियां सबसे बड़ा समूह है और उनको वो लोग साध रहे हैं। तो दलित वोट में भी एक अनुसूचित जाति का जो वोट है उसमें एक वोट मिल जाता है, इनके रहने से एक पासवान का वोट का एक हिस्सा आता, और वो नुकसान होगा 1-2% वोट का, 3% वोट का, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान हम नहीं देख रहे हैं। नुकसान सिर्फ चिराग पासवान को हो जाएगा ऐसी राजनीति अगर वो करते हैं, और बाकी सारी सहयोगियों को फायदा हो जाएगा। जो आज इधर उधर घूम रहा है कि एक सीट मिल जाए या एक दो सीट मिल जाए, उन सबको उनके मनमाफिक सीटें मिल जाएंगी, और जेडीयू बीजेपी में भी कोई पेच नहीं रह जाएगा। उनके यहाँ तो कोई पेच वैसे भी वो लोग अपना सुलझा चुके हैं। तो इस हड़बड़ी में, जल्दबाजी में, ज्यादा सीटें लड़ने की चाहत में, या कुछ ऐसे लोगों के दबाव में जिनका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है, देखिए इसमें कुछ नेता का ये ऐसे मौके पर नेता पजल्ड हो जाता है, उसका दिमाग कई बार नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, ऐसे कई सलाहकार हैं जो यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि चिराग पासवान इसी तरीके से लड़ते रहे तो वे कभी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। तो उन्हें मुख्यमंत्री का सपना भी दिखाया जा रहा है, और मुख्यमंत्री के सपने में तो लड़ाई तो सीधे तेजस्वी यादव से होगी। तो मुख्यमंत्री बनना है तो आप एनडीए छोड़ दीजिए। अब देखिए, बीजेपी के साथ एक और परेशानी है, या एनडीए में कहें परेशानी है, यह शर्त अभी नीतीश कुमार ने नहीं रखी है, क्योंकि नीतीश कुमार को पता है कि सीटों का बंटवारा कैसे हुआ था 2020 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में। ये जो सहयोगी दल है, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, पशुपति पारस की बात नहीं करते हैं अभी, ये कर, या फिर आने वाले मुकेश सहनी, ये करें लोकसभा की सीटों के साथ ही विधानसभा की सीटें भी अभी तय कर दीजिए। और इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो आपने कहा ना कि बंद कमरे में हुई बातचीत का कोई महत्व नहीं होता है, तो आज ही ऐलान कर दीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई चिराग को इतनी विधानसभा सीटें, मुकेश सहनी को इतनी विधानसभा सीटें, उपेंद्र कुशवाहा को इतनी विधानसभा सीटें। तो क्या इस तरीके से तो यह समझौता हो ही नहीं पाएगा। असली परेशानी ये है। देखिए, हमको तो ये कितनी बचकानी बात है ज्ञानेश्वर जी, बिहार के लोगों को लोग, पूरा देश, राजनीति की बात होती है तो बिहार की तरफ देखता है, कहता है कि वहां का नेता बहुत होशियार होता है, वहां का नेता बहुत राजनीति समझता है। तो ये समझदारी की बात है कि आज लोकसभा चुनाव के सीटों की घोषणा बाद में हो, उसके साथ साथ आप विधानसभा चुनाव की भी सीटें घोषित कर दीजिए कि इनको इतना देंगे, इनको इतना देंगे। और अगर घोषित ही कर दिए और अगली बार मुकर गए उस टिकट देने के समय, तो आप क्या कर लीजिएगा, फिर जाके केस कर दीजिएगा सुप्रीम कोर्ट में कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया था, अब माननीय अदालत हमको इतनी सीटें दिलवाए। ऐसा कर सकता है जाकर के क्या? आज ही अगर घोषणा कर ही दे तो मुकर जाए तो उसको कैसे रोक लीजिएगा फिर? ये क्या बात हुई? कितनी चीजें सार्वजनिक तौर पर कही गई हैं जिनसे पार्टी मुकर गई है। बीजेपी ने कितनी बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि नीतीश कुमार के लिए खिड़की दरवाजे बंद है। तो अब आ गए तो कोई इसके लिए लीगली जाकर के चैलेंज कर सकता है इस बात को कि बीजेपी ने पहले तो कहा था कि दरवाजे बंद है, तो अब कैसे दरवाजा खुला? तो ये कितनी बचकानी बात है। ऐसे पॉलिटिक्स होती है। ये इस तरह से इसी तरह से ये लोग राजनीति करेंगे, पार्टी चलाएंगे, और एक दिन इन सब का सपना बिहार का मुख्यमंत्री बनने का है। अपने इसी समझदारी, इसी ज्ञान के आधार पर ये लोग मुख्यमंत्री बनेंगे एक दिन बिहार का। तो बड़ा दुर्भाग्य होगा बिहार के लोगों का जब इतनी साधारण सी राजनीति नहीं इन लोगों को समझ में आती है। अरे बातें, जिन बातों का कोई मतलब नहीं होता है, असली वहां बातें होती है, बंद कमरे में ही बात होती है। आप वहीं अपने लिए हासिल कर लीजिए जो हासिल करना है, सार्वजनिक करिएगा, दूसरे को एम्बेरस करने की कोशिश करिएगा, जो बड़ी पार्टी है उसको शर्मिंदा करने की कोशिश करिएगा, उसको झुकाने दबाने की कोशिश करिएगा। तो वो जितना बड़ा स्प्रिंग होता है ना, उसको जितना दबाइएगा वो उतनी ही तेजी से फिर वो छूटेगा, तो उतनी ही तेजी से मुंह ऊपर लगेगा आगे, तो संभालना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो क्यों इतना सप्रेस करना है, क्यों इतना दबाना है? ऐसी क्या महत्वाकांक्षा लोकसभा चुनाव में हो गई? चिराग पासवान की भी, पशुपति पारस की भी, ऐसा क्या ईगो हो गया? राजनीति में, राजनीति ईगो से चलता है।
राजनीति महत्वाकांक्षा से संचालित होती है, और उस महत्वाकांक्षा के साथ आपके पास तर्क होने चाहिए, लॉजिक्स होने चाहिए, आपको अपने वोट का हिसाब पता होना चाहिए। खाली झूठी महत्वाकांक्षा से कुछ नहीं होता है। महत्वाकांक्षा रखिए, लेकिन पैर जमीन पर रखिए, बातचीत करिए जो व्यवहारिक हो। ये किसी को छोड़ दीजिए। अब आपके कहने से अगर किसी दूसरे को निकाल दे, तो फिर दूसरे के कहने से आप ही को क्यों नहीं निकाल दे? तो ये तो लॉजिक नहीं चलता है ना। आप अगर चिराग पासवान चाहेंगे कि हमारी वजह से पशुपति पारस को निकाल दे, तो पारस भी चाह रहे हैं कि हमारी वजह से चिराग को निकाल दे। तो ऐसे थोड़े बीजेपी और जेडीयू की राजनीति होगी और गठबंधन की राजनीति होगी। व्यवहारिक समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए। हम हर बार बार कहते हैं ज्ञानेश्वर जी की मंशा ठीक होनी चाहिए। अगर नियत गड़बड़ है तब तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। और यही गड़बड़ होती है जो सहयोगी लोग होते हैं, जो सलाहकार लोग होते हैं और जो दावेदार लोग होते हैं। देखिए, चिराग पासवान के आसपास 2 दर्जन दावेदार आ गए, अच्छे अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग आ गए। फिर उन सब लोगों ने अपने लॉबिस्ट लगा दिए आगे, जो दबाव की राजनीति कर रहे हैं। तो सबको चाहिए है, टिकट चाहिए है। अब उनके दबाव में भी कई बार ऐसा लगता है नेता को कि अगर नहीं मिली तो क्या होगा, और ये तो इतने अच्छे नेता हैं, इतने बड़े नेता हैं, इतने मजबूत नेता हैं, ये तो जीत ही जाएंगे, हम दूसरे तरफ भी लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। तो कई तरह के भ्रम का शिकार हो जाता है नेता। तो उस भ्रम को अपने एक्चुअल अपनी पोजीशन, हैसियत, जो हम कल बार बार वो भी कह रहे थे, वोट की अपनी हैसियत को देख करके अगर ये लोग करेंगे तब तो ठीक है, हो जाएगा। नहीं तो बीजेपी की राजनीति हम लोग पूरे देश में देख रहे हैं कि वो किस तरह की राजनीति कर रही है। उस राजनीति पर बीजेपी अभी नहीं उतरी है बिहार में, और इसलिए क्योंकि इन सबके प्रति कोई ना कोई सद्भाव दिखा रहे हैं। वो लोग भी एक बात को मान रहे हैं, नीतीश कुमार नहीं थे तो हमने इन सब लोगों को कोई ना कोई वादा किया था, तो हम एडजस्ट कर रहे हैं। तो उस एडजस्टमेंट कितना कर रही है देखिए कि एक एमएलसी की सीट दी ही जीतन राम मांझी के बेटे को। तो अगर आप ईमानदारी से साथ में रहते हैं तो एडजस्टमेंट कर लेगी बीजेपी, नहीं फिर आप देखिए, अपना देखिए। और उसमें जाकर के कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट के अलायंस में जाकर के अगर चिराग पासवान का समझते हैं कि वो एडजस्ट हो जाएंगे, तो अब इसमें क्या कह सकते हैं। उस अलायंस में नहीं एडजस्ट हो सके थे रामविलास पासवान 2009-10 में, तो उससे कुछ तो सबक लेना चाहिए। तो आपको ये लगता है कि किसी भी कीमत पर बीजेपी अभी विधानसभा चुनाव के बारे में बात नहीं करेगी, सीटों का फैसला नहीं करेगी? यह नहीं हो सकता है, संभव नहीं है। लेकिन ये देखिए डिमांड कर जी कह देगी, उसमें कहने को कहिएगा, कह देगी कि ठीक है हम आपको ज्यादा सीटें देंगे। उससे कुछ हासिल थोड़ी होना है, उससे हासिल नहीं हो सकता। और देखिए इन सब के कारण देखिए जिस तरीके से परेशानी पैदा है, सम्राट चौधरी भी आए थे, विजय सिन्हा भी आए थे, मंगल पांडे भी, संजय जायसवाल भी। बीजेपी अपने ही उम्मीदवारों के बारे में फैसला नहीं कर पा रही क्योंकि सहयोगी मान नहीं रहे, सब बेकाबू हैं। तो फिर अपने उम्मीदवारों को ग्रीन सिग्नल भी दिया जाना है क्योंकि वक्त कहां बच गया है। ठीक है, लोग पहुंच गए हैं, लेकिन मैं किसी भी बीजेपी के सांसद से बात करता हूं जो जीते हुए सांसद हैं, मैंने पूछा कि आपको ग्रीन सिग्नल मिला क्या? वे कहते हैं भाई जी कहां अभी कुछ है। तो इन सबों के चक्कर में बीजेपी भी अपने उम्मीदवारों को और जेडीयू भी अपने उम्मीदवारों को ग्रीन सिग्नल नहीं दे रही है, या नहीं कह रही है कि हाँ आप चुनाव लड़ रहे हैं या आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो इन सबों के कारण परेशानी और देरी तो बीजेपी और जेडीयू को भी हो रही है। बिल्कुल, आपने देखिए कल दूसरी के जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की कल दूसरी बैठक हुई सीईसी की, और उसमें भी बिहार की चर्चा नहीं हुई। तो बिहार की चर्चा रुक रही है, इसी वजह से रुक रही है। 2 बार चर्चा हो गई, कल भी 90 सीटों की बात होने की चर्चा होने की बात है, तो 195 और 90 आप समझिए कि 300 से ज्यादा, 300 के करीब सीटें तो बीजेपी फाइनल कर 285 जी 285। इसके बावजूद बिहार का मामला अटका हुआ है, बिहार की बात नहीं हो रही है। तो जब तक फाइनल नहीं होगा अलायंस, चूंकि बीजेपी को पता है कि कुछ दूसरे उम्मीदवार भी एडजस्ट करने होंगे, जो दूसरी सहयोगी पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं, जिन लोगों को इन लोगों ने वादा किया हुआ है या जीते हुए हैं, लड़े हुए हैं, उनको भी एडजस्ट करना पड़ सकता है बीजेपी को अपने कोटे में। सीटों की अदला बदली भी करनी पड़ सकती है अगर कमिटमेंट कोई होता है तो, क्योंकि हो सकता है कि जेडीयू की कोई सीट जाए चिराग पासवान को, या दूसरे किसी अलायंस को, जो उपेंद्र कुशवाहा को जाने की बात है, या जीतन राम मांझी को, तो उसके बदले में नीतीश कुमार को जो सीट होगी वो तो बीजेपी अपने कोटे से देगी। तो वो सीट कहां से देगी, वहां का कैंडिडेट कहां जाएगा? तो ये चीजें अभी करनी है। ये थोड़ा सा पेच इसकी वजह से उलझ गया है, और आमतौर पर बीजेपी इतने सेंसिटिव स्टेट में इतनी देरी नहीं करती है, इतना समय नहीं लगाती है। उसको पता है कि नुकसान हो रहा है, जितनी देरी हो रही है उतना समय जाया हो रहा है। बीजेपी ग्राउंड लेवल पर काम नहीं कर पा रहा है कोई भी आदमी, जिसको उन लोगों को वादा करना है। और इसी वजह से देखिए पिछले 15 दिन के भीतर 2 बार प्रधानमंत्री आए, 1 बार अमित शाह आए, कि जब तक क्षेत्रीय जो प्रदेश के नेता हैं, जो सांसद हैं, वो अपने क्षेत्र में काम नहीं करते हैं, तब तक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के भाषणों से ही माहौल को गर्म रखा जाए, वहां राजनीति को चलाए रखा जाए। ये कोशिश हो रही है बीजेपी की।
लेकिन अब इसमें बहुत समय नहीं लगना है। हमको लग रहा है कि ये आखिरी वो मामला चल रहा है। नीतीश कुमार लौट के आ ही गए हैं और अब ये जी। इस पर फाइनल डिसीजन होना है। फाइनल डिसीजन के पहले एक बार बीजेपी और जेडीयू की भी बातचीत होगी और उसमें निश्चित जी। रूप से जो आपने पहले कहा कि ये कोशिश हो सकती है कि नीतीश कुमार को 1-2 सीट कम लेने के लिए तैयार किया जाए कि आप एक आध सीटें और छोड़िए और उसके जी। बदले में कुछ और अगर आपको एडजस्ट करना होगा, किसी तरह से करना होगा तो हम करेंगे, ये बीजेपी कह सकती है। लेकिन हम लोग पहले भी चर्चा किए हुए कि नीतीश कुमार को भी पता है कि बार्गेनिंग का ये आखिरी मौका है। लोकसभा चुनाव के बिल्कुल। बाद बार्गेनिंग की कैपेसिटी किसी के हाथ में नहीं रहेगी। फिर वो पूरी डोर बिहार के राजनीति की, एनडीए की पूरी डोर फिर बीजेपी अपने हाथ में संभालेगी और वो जिस तरह से पूरे देश में समझौता कर रही है, बिहार एक अपवाद है, बिहार छोड़ करके पूरे देश में बीजेपी अपनी शर्तों पर समझौता कर रही है, ज्यादा जी। सीटें लड़ रही है। महाराष्ट्र में भी अभी भले वो 13 और 4 उनको दे रही है, इसके बावजूद 31 सीट लड़ रही है, जबकि पिछली बार वो 25 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बार 6 जी। सीट ज्यादा ही लड़ रही है। तो हर जगह वो ज्यादा सीट लड़ रही है। तमिलनाडु जैसे स्टेट में जहां बीजेपी की कोई हैसियत नहीं है, वहां बीजेपी अब अपने गठबंधन की मुख्य पार्टी है और उसके पीछे अन्ना डीएमके का टूटा हुआ खेमा जो है, पनीर सेल्वम का, वो वीके शशिकला के भतीजे टीटीवी दिनाकरन का, या तमिल मनीला कांग्रेस जी के मूपनार के बेटे का, ये सब लोग बीजेपी के साथ अलायंस कर रहे हैं। बीजेपी वहां बड़ी ताकत बन के एक तीसरा मोर्चा बना रही है। तो बीजेपी जी। आगे फ्रंट मुख्य पार्टी होकर के अब राजनीति कर रही है पूरे देश में। बिहार एक अपवाद है जहां वो मुख्य पार्टी के तौर पर नहीं लड़ रही है, सब्सिडियरी पार्टी एक तरह से दिख रही है कि नीतीश कुमार लीड कर रहे हैं और दूसरे सहयोगी के गठ में पार्टियां उसको प्रेशर दे रही हैं बीजेपी को। तो ये अब थोड़े दिन की बात है और जी। सबको पता है कि ये बीजेपी ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि बीजेपी को जरूरत है बिहार की, बिहार बिल्कुल। में उसकी सीटें हैं, उसकी जरूरत है। तो उस हिसाब से बीजेपी कुछ समझौता अपने भी कर सकती है, नीतीश कुमार को भी तैयार कर सकती है कि कुछ कॉम्प्रोमाइज करें और किसी तरह से एडजस्ट करने की कोशिश होगी। लेकिन अगर नहीं होता है तो हमको जहां तक लग रहा है कि फिर सबसे ज्यादा जो डिमांड कर रहे हैं, जिनकी सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षा है, नुकसान उन्हीं को होगा, चिराग पासवान को। बाकी लोगों की बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं और न ज्यादा सीटें चाहिए। जी। पशुपति पारस 1 या 2 सीट पर राजी हो जाएंगे, उनकी जिद खाली हाजीपुर की है। उपेंद्र कुशवाहा, जीतन मांझी के लिए हम लोग देख चुके हैं कि एक सीट पर उन लोगों को मानना होगा, जो मजबूरी है यहाँ। मुकेश सहनी भी मान जाएंगे, अगर चिराग पासवान रहते हैं तो 1 सीट पर, नहीं रहते हैं तो 2 सीट पर। तो ये स्थिति अभी 1-2 दिन में और क्लियर होगी, लेकिन एक कोशिश आखिरी एक सीट पर तो मुकेश सहनी नहीं मानेंगे। खैर चलिए, आपने कहा ही कि देखिए बिहार अपवाद है और बिहार में जटिलताएं अधिक हैं, लेकिन वक्त कम बचा है जब बिहार की गुत्थी सुलझेगी और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हम लोग चर्चा करते रहेंगे। चलते चलते हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।